एलटीटी न्यूज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की 121 नवाबगंज विधानसभा की प्रत्याशी सुनीता गंगवार की, जिन्होंने समाज सेवा के बल पर एक अच्छा नाम कमाया और लोगों के दिलों में जगह बनाई। हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनीता गंगवार से। आइए। विशाल शर्मा, आज हम मौजूद हैं 121 नवाबगंज विधानसभा में, जो कि आज नमस्कार। तो आज हम आपसे पहला सवाल तो हमारा यही रहेगा कि आप इस समय चुनाव किस तरीके से लड़ रही हैं। देखिए, चुनाव किस तरीके से कोई स्पेशल तरीका नहीं होता है चुनाव लड़ने का। एक अपनी बात जनता से कहनी होती है और अपना उद्देश्य जनता को बताना होता है। बस यही मेरा तो चुनाव लड़ने का तरीका है, क्योंकि मुझे ज़्यादा राजनीतिक दांव पेच नहीं आते हैं और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अपनी बात डायरेक्ट जनता से करती हूँ कि अगर जनता को वास्तव में बदलाव चाहिए तो वोट करे सुनीता गंगवार को, आम आदमी पार्टी को वोट करे। क्योंकि आज पूरे देश में एक आम आदमी पार्टी एक ऐसा मॉडल बन चुकी है कि जिससे ये उम्मीद की जाती है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने जनता से कोई वादा किया है तो वो वादा नहीं है, गारंटी है। तो अगर जनता को एक गारंटी वाली सरकार चाहिए जो जनता के लिए काम करे, तो जनता को आम आदमी पार्टी को वोट करना चाहिए। और अगर जनता को ये नहीं चाहिए तो फिर कोई भी पार्टी जनता अपने हिसाब से चुन सकती है। आपने सुना तो ये भी है, जनता द्वारा ही यही सुना है कि आपने लोगों की समाज सेवा काफी करी है। किस तरीके से, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे। देखिए, मेरी एक संस्था है पैनी नज़र सामाजिक संस्था, जिसके मंच से मैंने तमाम क्षेत्र की जन समस्याओं का उठाया है। जैसे कि आप ये इस समय जो किसानों की एक बहुत ज्वलंत समस्या चल रही है, आवारा पशुओं की, गौवंशी पशुओं की, इससे पूरा क्षेत्र पीड़ित है। बल्कि क्षेत्र नहीं कहूंगी मैं, पूरा उत्तर प्रदेश पीड़ित है। प्रतिबंधित कानून तो बीजेपी सरकार ने बना दिया, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम नहीं सोचे कि ये पशु जो है अगर इस तरह से घूमते रहेंगे और इन्हें खुला छोड़ दिया गया, पशुओं की वैल्यू खत्म हो गई है, तो ये पशु कोई कैसे पाल सकता है। इतने खतरनाक ये कह दिया जाता है ये किसान ने छोड़े हैं। मैं इसका जवाब पूछना चाहती हूँ, क्या किसान इन आवारा पशुओं को, इतने खतरनाक सांडों को घर में पाल सकता है? इसका जवाब हमें कोई दे। तो ये पशुओं को इस तरह से छोड़ देने से जो इसके परिणाम सामने आए हैं वो ये आया है कि इन पशुओं ने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके लिए मैंने 1.5 साल से मैं ये आवाज उठा रही हूँ। इसका समाधान ना तो सरकार ने दिया, ना प्रशासन ने दिया। तो इन जब समस्याओं का मुझे समाधान नहीं मिला तो मुझे भी चुनाव के मैदान में आना पड़ा। इससे पूर्व मैं बता दूं, तमाम यहाँ की खराब रोडों, खराब पुलियाओं के लिए मैं लड़ती रही हूँ पिछले 6 सालों से। कलापुर की पुलिया के लिए मैं 11 दिन धरने पर बैठी हूँ। रिठौरा के पास जो कलापुर की हाईवे पर पुलिया है, जिसमें डेली लोग 4-4 घंटे जाम में फंसते थे, लेकिन उसके बाद भी कोई न सरकार देखने को तैयार है, न वहाँ के जनप्रतिनिधि देखने को तैयार है, कोई नहीं देखने को तैयार है। तब इस जन समस्या को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया और लगातार 11 दिन ये कदम उठाया और लगातार 11 दिन संघर्ष के उपरांत भी मैं लगातार प्रशासन से व विभाग के ऊपर मैं लगातार सवाल करती रही हूँ। तब जाके 11 महीने उपरांत इस पुलिया का निर्माण संभव हो पाया। इसके अलावा भी तमाम डंडिया फैजुल्ला की पुलिया का भी 3 साल संघर्ष करके निर्माण करवाया। अब ये बताए, क्या हर पुलिया, हर सड़क, हर जन समस्या धरना प्रदर्शन से ही संभव होगी? इसके लिए मुझे चुनाव के मैदान में, क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैं 5 साल में 2 पुलिया या 2 सड़कें बनवा पाऊँ, इसलिए मैदान में उतरी हूँ कि सारी चीज़ों को ठीक कर सकूँ। एक तो आपका देखा जाए तो एक आपका हॉस्पिटल भी है, उसमें उसके साथ आपने कोरोना काल में लोगों की किस तरीके से मदद की थी? देखिए, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी जिसमें ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, मेरे अस्पताल में भी इतनी मौतें में लोग आते थे और सीढ़ियों पर गिर के मर गए। मैं इस चीज़ को सहन नहीं कर पाई। मेरा कलेजा कांप गया कि इस तरह लोग पटापट मौतें हो रही थी। तब मैंने जिला प्रशासन से मांग की कि ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है, नहीं मुहैया हो पा रही है ऑक्सीजन, इसके लिए मैंने जिला प्रशासन से कहा कि नवाबगंज के लिए ऑक्सीजन मुहैया करवाएं। लेकिन प्रशासन में कोई सुनने को तैयार नहीं। हर जगह ताले बंद, सब आराम से अधिकारी अपने घरों में बैठे हुए थे और जनता मर रही थी। तब बहुत शोर मचाने पर मैंने कहा कि अगर आप ऑक्सीजन नहीं मुहैया करवाएंगे तो मैं यहीं कलेक्ट्रेट पर अकेले धरने पर बैठ जाऊंगी।
तब जाके मुझे जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन मुहैया कराई। और जितनी भी मुझे नवाबगंज के लिए आवश्यकता थी, सभी डॉक्टरों को मैंने बोल दिया था कि जो भी ऑक्सीजन लेना चाहे वो ले सकता है। पूरे नवाबगंज क्षेत्र के लिए मैंने ऑक्सीजन मुहैया कराई। मेरे यहाँ भी जितने सिलेंडर की कैपेसिटी थी उतने सिलेंडर लेके जितने जाने हम बचा पाए उतनी जाने हमने बचाई। तो आप इस समय जनता के साथ, अगर आप एमएलए बनती हैं, अभी तो आप जनता के साथ हैं ही, अगर जीतने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? देखिए, जीतने के बाद सबसे पहला काम होगा ये आवारा गौवंशीय पशुओं की व्यवस्था करना, जो कि मेरा जनता से वादा है कि मैं तत्काल इनकी व्यवस्था करूंगी, चाहे मुझे जिस तरह से भी इनकी व्यवस्था करनी पड़े। अभी तक गौशालाओं को लोगों ने सिर्फ सुना है कि गौशालाएं हैं, लेकिन कहीं पर भी गौशालाएं नहीं है। मेरे एमएलए बनने के बाद सबसे पहले जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें इन पशुओं को ले जाऊंगी, उसमें जमा करूंगी, और उसके अलावा अगर कम पड़ती हैं तो और भी गौशालाओं का निर्माण करके इन पशुओं से सब तत्काल किसानों को मुक्ति दिलाऊंगी। उसके बाद यहाँ क्षेत्र में तमाम जो है विकास नहीं हुआ, इतनी होगा, उसके लिए तुरंत तत्काल कार्य होंगे। और इसके अलावा शिक्षा के लिए मैं एक शिक्षा की क्रांति नवाबगंज क्षेत्र में लाना चाहती हूँ, क्योंकि नवाबगंज क्षेत्र शिक्षा में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। शिक्षा का मतलब होता है कि जब गांव-गांव, गली-गली और एक-एक गरीब इंसान के घर तक शिक्षा पहुंच जाए, उसका बच्चा पूरी तरह से शिक्षित हो, तब हम समझेंगे कि हमारा क्षेत्र शिक्षित हुआ है। मैं गांवों में जाती हूँ जहां आज भी लोग अंगूठा, महिलाएं भी लगाती हैं, युवा भी लगाते हैं और सारे लोग अंगूठा लगा रहे हैं, ये स्थिति है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए जो शिक्षा के मंदिरों में ताले लगा रखे हैं, इंटर कॉलेज जिनमें ताले लगे हैं, इन तालों को खोला जाएगा, जिससे गरीबों के बच्चे कम से कम सरकारी स्कूलों में तो पढ़ सके। एक तरफ केजरीवाल जी इस समय यूनिट फ्री कर रहे हैं और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए 1000 रुपए खातों में डाल रहे हैं, जो विपक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या ये सच है? ये विपक्ष तो तब भी कहता था जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में नहीं बनी थी, तब भी ये विपक्ष कहता था कि अरविंद केजरीवाल कहां से देंगे, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब तो जनता भी कहती है कि केवल अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता है। ये वादा जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली यूपी वालों को दी जाएगी, तो उसके बाद समाजवादी भी ये बात कहने लगी, बीजेपी भी ये बात कहने लगी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा आपकी सरकार इससे पहले भी तो थी, तब आपने क्यों नहीं दी? दिल्ली में तो जैसे ही कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तुरंत दी गई थी। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल बनना सबके बस की बात नहीं है, और नकली अरविंद केजरीवाल बनने से कोई फायदा नहीं है, जनता सब समझती है। तो आप हमारे एलटीटी चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नवाबगंज क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि अगर वास्तव में आपको नवाबगंज क्षेत्र में बदलाव चाहिए तो आपको सुनीता गंगवार को वोट करना होगा। और अगर बदलाव नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने जिन जन समस्याओं की बात करी, शिक्षा की बात करी, तो आज पीछे पीछे जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं वो भी शिक्षा की बात करने लगे, जिनकी वजह से स्कूलों में ताले लगे, जिनकी वजह से नवाबगंज क्षेत्र इतना शिक्षा में पीछे रहा है। आज वो शिक्षा की बात करते हैं सिर्फ इसलिए कि सुनीता गंगवार ने इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा की एक अलख जगाई है। लोग इस बात को मानने लगे हैं कि हाँ, वाकई हमें शिक्षा से पीछे रखा है। तो झूठ बोलने से क्षेत्र का विकास नहीं होता है, और जनता सच और झूठ में फर्क करना जानती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुनीता जी का यही कहना है, पहला उद्देश्य उनका विधायक बनने के बाद यही रहेगा, गौशाला बनवाना, दूसरा नवाबगंज क्षेत्र में शिक्षा का स्तर। तो सुनीता जी, आपको एलटीटी न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।